क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बुंदेलखंड की यात्रा हम शुरू कर चुके हैं और उसी क्रम में हम आ चुके हैं अब ललितपुर के सदर विधायक, भाजपा से सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी हमारे चैनल खरी बात में। धन्यवाद धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। खरी बात के चैनल के जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात जनता तक पहुंचेगी। विधायक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका विकास की जो रथ यात्रा है वो कैसी चल रही है? 4.5 साल हो चुके हैं, तो अब 4.5 साल में क्या क्या विकास ऐसे हैं जो आप करवाए हैं? देखिए, विकास की यात्रा तो अनवरत चलने वाली थी और चल रही थी। बीच में कोविड का जो टाइम रहा, इसकी वजह से विकास की यात्रा अवरुद्ध हुई। लेकिन कोविड का जो समय था, विकास का जो धन हम लोगों को मिलता था निधि के माध्यम से और अन्य से, वो सारा हमने जनता की सुरक्षा के लिए लगाया और हमने प्रयास किया कि हमारी जनता किसी तरह परेशान ना हो। उसके लिए कोविड में भी हम लोगों ने निरंतर घूम घूम कर जनता की सेवा करने का काम किया। जो लोग बाहर थे उनके प्रवासियों को लाकर उनके घरों तक छोड़ने का काम किया, उनको भोजन की व्यवस्था दी। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री की ओर से जो घोषणा है, सभी को मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहे। महीने में 2 बार खाद्यान्न हम लोग मुफ्त में बंटवा रहे हैं और बराबर कोटेदारों की निगरानी भी करते हैं। विकास में विगत 3 वर्ष जो हम लोगों को मिला है, उसमें हमने प्रयास किया कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करूं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से समस्याएं थी सड़कों की। सड़कों के संबंध में आज की तारीख में ललितपुर सदर में अब ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसे हमको ये लग कह सकें हम कि ये बन नहीं पाई। जो 1-2 जो सड़कें हैं उनका भी टेंडर हो गया है, जैसे बांसी चखोरा की सड़क हमारी बनने को है और पूरा कला से तालमेट, इनके टेंडर्स प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही इनके काम लग जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हम ये कह सकते हैं हमारी विधानसभा की, मेडिकल कॉलेज, जो बरसों से हम लोगों की मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात को सुनकर, सांसद जी ने भी हमारा सहयोग किया सब तरह से, और मेडिकल कॉलेज का काम भी अब शुरू हो गया है। हमारा रेलवे ओवरब्रिज जो देवगढ़ रोड को कनेक्ट करता है, देवगढ़ जाने वालों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। हर 10 मिनट में गाड़ियां आने जाने की वजह से ब्रेकडाउन होता था, तो लोगों को अब सुविधा हो जाएगी। ओवरब्रिज का काम दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। एक गांव था हमारा तेरई फाटक, वहाँ की 20 वर्षों से कोई सड़क नहीं थी और कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाता था कि इसका मालिक कौन है। सिंचाई विभाग कहता था हमारी सड़क नहीं है, PWD कहता था हमारी सड़क नहीं है। तो मैंने उसमें विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि इस सड़क का मालिक कौन है और कौन कब बनवाएगा। तब जाके PMGSY से उस सड़क को बनवाने का काम किया। 17 के चुनाव में वहाँ के 40 गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, आप पहले सौगंध दो कि चुनाव जीतने के बाद आप ये निर्माण कराएंगे। तो मैंने कहा मैं कसम खा के कोई वादा नहीं करता हूँ, आप चुनाव जिताइए, अगला चुनाव आने के पहले अगर सड़क नहीं बनी तो मैं आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आऊँगा। और उस सड़क को मैंने अपना संकल्प मानते हुए पूरा कराने का काम किया। विधायक जी, अभी जैसे सड़कों की बात चल रही है तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। ये एक ज़िला मुख्यालय है और मैं भी अभी रास्ते से आई, इतना देर मैंने देखा सड़कों को, मुझे कई जगह जर्जर हालत मिली सड़क की, तो ऐसा क्यों है? देखिए, आपने देखा होगा बरसात की वजह से जो पेंटिंग का काम होता है वो हो नहीं पाता है। सीसी सड़कें तो फिर भी ठीक रहती हैं, लेकिन जो कोलतार यानी जिसे हम डामर भी कहते हैं, उससे बनी हुई सड़कें बरसात में अधिकतर क्षतिग्रस्त होती हैं और उसमें काम ना हो पाने की वजह से वो गड्ढे वाहनों के कारण और बड़े हो जाते हैं। और वही अभी परिस्थिति है। आप, मैं समझ रहा हूँ जिस रोड की बात कर रही हैं वो भी मेरी नज़र में आ गए। एलाइट वाला रोड है और यहाँ के सदन साय से सिद्धपुरा वाला जो रोड है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए मैंने प्रशासन को कहा है तो उन्होंने यही कहा कि मौसम साफ़ होते ही इन सड़कों का काम तुरंत हो जाएगा। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसका काम नहीं होगा। शहर की सड़क का काम अनवरत जारी था। मैंने खुद ठेकेदार को रुकवाया है कि अभी पहले बारिश में तुम ये गड़बड़ करके अपना निपटा के चले जाओगे, फिर कौन ठीक कराएगा। तो मैंने उसको रुकवा के कहा है कि बरसात खत्म होने के बाद इसका काम लगवाइए। थोड़ी असुविधा होगी
लेकिन शहर के बाहर सभी सड़कें ठीक हैं। शहर में चूँकि गाड़ियों के आवागमन की वजह से गड्ढे बने हैं और उन गड्ढों का सभी निस्तारण तभी होगा, गड्ढा पुनरुद्धार तभी होगा जब पानी का बहाव बंद हो जाएगा, पानी का भराव बंद हो जाएगा। चलिए विधायक जी, जैसे कि हम जानते हैं कि शासन और जनता के बीच में आप एक लिंक होते हैं, जनप्रतिनिधि। तो ऐसे में जो शासन की योजनाएं हैं वो आप धरातल तक, लोगों तक पहुंचाने का कैसे प्रयास करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं जो शासन की योजनाओं के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग गांव में जाके चौपाल लगाकर बैठते हैं। और मैंने प्रयास किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर गांव में चौपाल लगाकर उन योजनाओं का लाभ देने के लिए। एक गांव हमारा पिपरिया बंसा है, वहाँ जबकि हमको वोट भी नहीं मिला था, जाति आधार पर वो लोग वोट करते हैं उस गांव के। तो मैंने 15 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से कैंप लगवाया और उस कैंप में प्रत्येक विभाग के रोज़ एक दिन तय करके कि आज पीडब्ल्यूडी बैठेगा, कल खाद्य विभाग बैठेगा, परसों बिजली विभाग बैठेगा, कभी इस तरह से लगा के सारी सुविधाएं उनको दी और उनसे कहा कि सरकार की इन सुविधाओं का लाभ आप लोग लो। वहाँ बिजली भी लगवाई, आवास दिए, शौचालय बनवाए, गैस के कनेक्शन दिए और उनके भोजन के प्रबंध के लिए मनरेगा की योजना के तहत उनको रोजगार देने का काम भी किया। और आज वो गांव हम लोगों से बहुत संतुष्ट है और वो कहते हैं इस तरह की चौपाल ना तो कभी हमारी मुलायम सिंह सरकार ने लगाई, ना मायावती ने। तो और हमने फिर ये कहा कि जब आप लोग सब ये मानते हो कि सरकारें बनने के बाद नहीं सुनती हैं आपकी, तो आप इस सरकार को छोड़िए और जो सरकार आपकी सुविधा दे रही है, जो सरकार आपके काम कर रही है, उस सरकार के साथ जुड़ने का काम करिए। इन लोगों ने सबने आश्वस्त किया है। इसी तरह मैंने ऐसे कई गाँवों में काम किया और सब लोग आज सरकार के काम से संतुष्ट हैं। इन योजनाओं का लाभ जो जिनको मिलना चाहिए उनको पात्रता के आधार पर हम लोग लाभ देने का काम कर रहे हैं और किसी तरह कोई अपात्र योजना का दुरुपयोग ना कर सके, इसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। विधायक जी, जैसे कि जाति की आपने बात की, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ही जो कुछ लोग हैं वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं की बजाय कुछ अपनी जातिगत लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब उनको काम ज़्यादा देते हैं, ऐसा बोला जाता है। देखिए, जो भी ऐसा बोल रहे हैं, बोलने वाले को नहीं रोका जा सकता, लेकिन सत्य से परे है ये बात। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मुझ पर जाति आरोप लगे, क्योंकि मुझे जो वोट मिला विधानसभा में 2017 में, मेरी जाति का वोट है 50,000 यहाँ विधानसभा में और वोट मुझको मिला है 1,60,000। तो बाकी 1 लाख, अगर मैं 100% वोट मान लूँ कि बिरादरी ने दिया, तो बाकी 1,10,000 तो दूसरा वोट है और मैं उसी आधार पर, उसी गुणात्मक ढंग से इस काम का बंटवारा भी सर्व समाज में करता हूँ। और मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूँ, किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ। चलिए विधायक जी, अब जैसे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, हम लोग 5 साल चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव के समय पे अपने आप को झोंकें, क्षेत्र में जाएं, जनता के प्रति बीच में जाके झूठे आरोप उनके सुने या उनको झूठे हम आश्वासन दें, ये हम नहीं करते हैं। 5 साल में जो हम क्षेत्र में लगातार सेवा करते हैं, उसी की वजह से हम लोग फिर से जीतने वाले हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम कराया है। हमारा जखौरा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं था, हमने मुख्यमंत्री तुरंत विकास के तहत उस विद्यालय को बनवाने का काम किया है और वो भी दिसंबर के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे हजारों बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अभी जो क्षेत्र की बात है, बरसात को छोड़ने के बाद, बरसात के तुरंत बाद हम युद्ध स्तर पर फिर से अपने गांव की व्यवस्थाओं को देखेंगे, कहीं कोई परेशान ना हो, इसकी चिंता हम लोग निश्चित रूप से करने वाले हैं। और ख़ास तौर से कोई भी बदमाश किसी गरीब आदमी को सता ना सके, इसके लिए हम लोगों ने गुंडागर्दी करने वालों को ठीक करने का काम किया है कानून के माध्यम से। और कानून का डर इतना आज है कि जो बदमाश हैं या तो वो अच्छे ढंग से सुधर के अपने गांव में रह रहे हैं अथवा वो छोड़कर गांव को चले गए हैं। कितनी सीटों का तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा कितनी सीट लाने वाली है? देखिए, हम ये कह सकते हैं बुंदेलखंड में 19 जो सीटें हैं, भाजपा अभी लगातार अच्छे वोटों से 19 सीटें जीती थी। 1-2 सीटें हम छोड़ दें जो 16,000 करीब से जीते थे, बाकी हमारी कोई सीट ऐसी नहीं है जो 50,000 और 50,000 से ऊपर ना जीते हों। और फिर से हम 1900 सीटों पर परचम लहराएंगे, ये हम कह सकते हैं। बुंदेलखंड विधानसभा में
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात हमको दी है। एरोप्लेन यहाँ उतरें, उसके लिए एरोड्रम चिन्हित हो गया। हमारा पुरानी जो पट्टी थी उसको एरोड्रम में परिवर्तित करके पूरे देश के लोग ललितपुर को जुड़ जाएं, इस तरह की संख्या कल हमें व्यवस्थित मिली है। और मैं वित्तीय स्वीकृति के भूमि का आवंटन भी हो गया। हम लोगों ने पूरा यहाँ बहुत मेहनत की, लगातार कई दिन भूमि के आकलन के लिए नाप तोल करके भूमि का चिन्हांकन हुआ, तब जाके ये स्वीकृति हमको मिली है। और इसके साथ साथ एक बल्क ड्रग पार्क, बड़ा कारखाना यहाँ लगने वाला है। इससे इस जनपद को निश्चित रूप से चौमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान सरकार ने हमको दिया है। जनता इसका फ़ायदा उठाएगी और हम लोगों को ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। चलिए विधायक जी, ये और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार में बहुत ज़्यादा मतलब योगी सरकार में ये बोला जाता है कि भय मुक्त हो चुका है बिल्कुल ही जो हमारा मतलब उत्तर प्रदेश है, समाज है। और वैसे भी देखा जाए तो हर क्षेत्र के लिए ये बोला जाता है। अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहुत ज़्यादा देखा गया कि औरतों के साथ भी बदतमीज़ी की गई, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गई। तो इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, प्रदेश में जब से योगी जी बैठे हैं, योगी जी ने बिना भेदभाव के कानून का संरक्षण सबको दिया। महिलाएं हों अथवा पुरुष, किसी के प्रति इस तरह का भाव नहीं रखा कि इसको संरक्षण ज़्यादा दिया जाए या इसको कम दिया जाए। और जहाँ तक ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की बात है, मैं आपको बता दूं, अधिकतर चुनाव मेरे जनपद में तो 5 ब्लॉक मेरे निर्विरोध हो गए। एक ब्लॉक में चुनाव हुआ था, वहाँ भी भाजपा ने परचम लहराया। जिला पंचायत हमने निर्विरोध यहाँ अध्यक्ष बना लिया, जबकि समाजवादी पार्टी के हमसे ज़्यादा सदस्य जीते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नामांकन करने की नहीं हो पाई। इससे बड़ी बात, अब इसे हम भय नहीं कह सकते, ये व्यवस्था की बात थी। और उनको लगा कि चुनाव सरकार के संरक्षण में हो रहा है तो बेईमानी हम लोग कर नहीं सकते, बदमाशी कर नहीं सकते, और इसी आधार को लेकर हमने किसी को भी बदमाशी करने का मौका नहीं दिया। इससे भाजपा हमारी निर्विरोध यहाँ जीती। महिलाओं के संरक्षण की बात, आप जो मैं कहा कि उनको मारा गया, पीटा गया, मेरे जनपद में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और ना मैं महिलाओं के प्रति, भारतीय जनता पार्टी पूरे सम्मान के साथ उनका सम्मान करती है। महिला का जहाँ सम्मान नहीं होता है, निश्चित रूप से उस जनपद की, गांव की प्रगति बात होती है। चलिए विधायक जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कि पार्टी सीट पे जो अपना प्रत्याशी है वो बदल देती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर सीट पर प्रत्याशी बदलती है तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी मेरे अलावा, निश्चित रूप से वो भी यहाँ से जीत कर जाएगा। चलिए, खरी बात के माध्यम से विधायक जी क्या संदेश देना चाहते हैं ललितपुर की जनता के लिए? खरी बात के माध्यम से मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपका विधायक रामरतन कुशवाहा आपका सेवक है। जनसेवक के नाते मैं आपके बीच में रहता हूँ और आपके विधायक से आपका संपर्क रहा है, आपकी दूरी नहीं हो पाई है। आपके विधायक से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रही है। अगर शिकायत है तो उस शिकायत को चुनाव के बाद शिकवा गिला दूर करने का पूरा मौका मैं दूंगा। वो मेरे साथ जुड़े रहें, भाजपा को जिताएं, कमल फिर से विजयी हो, ऐसी आशा के साथ आपकी खरी बात को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम रामरतन कुशवाहा जी को, जो कि सदर के विधायक हैं ललितपुर के। ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।